मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार दोबारा हम क्षितिज पर आते हैं। अब तक मैंने आपको क्षितिज के कई चैप्टर पढ़ा दिए और इसके बाद मैंने व्याकरण ले ली, लेकिन आज दोबारा से मैं कन्यादान क्षितिज का ही चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि हमें काफ़ी समय भी हो गया है क्षितिज को पढ़ने का। तो बच्चों, कन्यादान जो लिखा हुआ है, कन्यादान नाम में आपने बहुत सुना होगा। कन्यादान के कैसे हैं, इसमें लेखक जो कौन है, उसने कवि ने अपनी पूरी भावनाएं भरी हैं। भावनाओं के साथ उन्होंने जीवन की सच्चाई को व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से एक माँ को कन्यादान करते समय दुख का एहसास होता है। उसका दुख जो होता है वो इतना वास्तविक होता है, यथार्थ होता है, स्वाभाविक होता है कि उसे शब्दों में बयान करना, शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। तो आइए बच्चों, मैं कविता पढ़ाने से पहले इसका सारांश आपको अपने शब्दों में बता दूं, ताकि आपको कविता पढ़ने में इंटरेस्ट हो। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने की सीख दे रही है। यानी जैसे कि हमारा जो हमारी जो संस्कृति है, कन्यादान देने के समय कन्या को बहुत तरीके से उन्हें समझाया जाता है। उसे ये बताया जाता है कि वो एक बहुत ही उसको झुक कर रहना है, सब कुछ सहना है, परिवार के साथ मिलकर रहना है। इसके साथ जो हमारी जो परंपरागत हमारी जो संस्कृति है, उससे हटकर नई सीख देती है। इसमें माँ जो है वो ये बताती है बच्चे को कि तुम्हें वस्त्र और आभूषण पहनकर उनमें बंधना नहीं है, बल्कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करता है तो उसका विरोध करना चाहिए। तो कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो नियम बनाए हैं, वे आदर्श के रूप में बांधे हैं। वो हमें आदर्श बनाने के लिए बांधे गए हैं। स्त्री की जो कोमलता है वह हमारी कमजोरी के लिबास में छिपा हुआ है। हमारी जो हमारी कोमलता है वो हमारी कमजोरी की तरह हमारे सामने आती है। कवि कहता है कि लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। यानी इसी आदर्शीकरण का विरोध किया जाता है। अगर हम लड़की की तरह न रहकर उसका विरोध करते हैं अत्याचारों का, तो हमें लड़की की क्या करना होता है, लड़की का हमारा आदर्शों का हनन होता है। बेटी माँ के सबसे निकट रहती है और वह अपनी माँ के सुख दुख में हर समय साथी रहती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है, क्योंकि वो पूंजी से मतलब है धन। यानी माँ के लिए पुत्री एक धन की तरह है। कविता में कोई भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। यानी कविता में कोई भावुकता ही नहीं है कि केवल कविता में कि लड़की के गुणों का और उसका भावनाओं का वर्णन किया गया है, बल्कि उसके अलावा उसे मजबूत बनाने का भी प्रयास किया गया है। ठीक है। इसके अलावा इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। माँ अपनी बेटी को विवाह के समय सीख दे रही है और अपनी वेदना को प्रकट कर रही है। अपने अंदर की जो वेदना है उसको प्रकट कर रही है। माँ की वेदना कितनी तीव्र है, इसे बताने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। माँ का दर्द जो होता है, माँ की जो पीड़ा है, माँ का जो दुख है, उसे बताने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो उसके चेहरे पर नजर आती है।
ठीक है। माँ को ऐसा लग रहा है कि बेटी उसकी अंतिम बची हुई पूंजी है, उसे वह दान में दे रही है। जो उसका धन है उसे वह दान में देकर खत्म कर रही है। माँ के अनुसार उसकी बेटी अपनी इतनी समझदार और सियानी नहीं हुई, इतनी चतुर नहीं हुई है कि वह जीवन के सुख दुखों से को जल्दी पहचान सके। इसलिए माँ उसे सावधान कर रही है कि पानी में झांककर अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर अधिक मत खुश होना, यानी अपनी को सुंदर दिखाकर खुश मत होना। और इस बात का ध्यान रखना कि आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, ना कि स्वयं को जलाया जाता है। इस तरह जैसे बस आभूषण पहनाकर लोग अपने शब्दों के भ्रम में व्यक्ति को लालच में ला देते हैं, वैसे ही स्त्री आभूषण के लालच में आकर अपना व्यक्तित्व भूल जाती है। आग रोटियां सेकने के इसलिए माँ ने बताया कि लड़की की तरह मर्यादित तो रहना, लेकिन लड़की की तरह भोली बनकर मत रहना। यानी मर्यादा का पालन करना लड़की का गुण है, लेकिन इसके अलावा उसे भोली बनकर अत्याचार नहीं सहना। हर तरह से सावधान रहना, सजग रहना, यानी अपने आप को चौकन्ना रखना है। जीवन की हर परिस्थितियों का निर्भय होकर सामना करना। तो बच्चों, इस कविता में इन सब के बारे में बताया है कि जो माँ का जो दर्द है, माँ का ये दुख है, वो इतना स्वाभाविक होता है, इतना यथार्थ होता है कि वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाती। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को ऋतुराज कवि कहते हैं कि माँ का जो दुख है, माँ का जो दर्द है, माँ का जो कष्ट है, वो इतना प्रामाणिक है, इतना स्वाभाविक है, इतना यथार्थ है, इतना वास्तविक है कि जब वो लड़की को शादी करके दान देती है, उस समय उसका जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो कष्ट है, वो वास्तविक है, इतना यथार्थ है। जैसे ऐसा लगता है जैसे कि व्यक्ति की जो सारा जो धन होता है जब नष्ट हो जाता है, धन चला जाता है, तो उसे एक दर्द होता है। ऐसे ही जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उसका जो दर्द है, वो दुख है, वो उसका यथार्थ बन जाता है, वास्तविक बन जाता है कि जैसे वो अपनी सारी पूंजी दूसरे को दान दे रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कवि कहता है जब लड़की की शादी होती है, क्योंकि कम एज में होती है, छोटी एज में होती है, उसे दुनियादारी से के जो अनुभव है, कटु अनुभव है, कड़वे अनुभव है, वो उसे पता नहीं होता। तो कवि यही कहता है लड़की अभी सयानी नहीं थी, कि लड़की की जब शादी हो रही थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी चालाक नहीं थी, इतनी समझदार नहीं थी, बल्कि भोली भाली थी, सीधी सादी थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यानी उसे शादी होने की जो खुशी है उसका एहसास तो वो करती थी, क्योंकि उसे शादी के भूषण मिलेंगे, गहने मिलेंगे, इन सबको देखकर वो खुशी तो महसूस करती है, लेकिन शादी के पीछे जो दुख आने वाले हैं उसका उसे एहसास नहीं है। उसे बांचना मीन्स पढ़ना, यानी उन दुखों को पढ़ना उसे नहीं आता कि जीवन में इनके पीछे जो छुपे हुए जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो जो सामने आएंगे उनसे वह अनभिज्ञ थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि ऐसा लगता है कि जैसे धुंधले प्रकाश में कुछ भी सुख का जो एहसास था, गहने आभूषण के धुंधली छाया में उसे आने वाले दुखों को वह पढ़ नहीं पा रही थी,
क्योंकि वो जो उसकी जो आभूषणों का जो प्रकाश था, जो आने वाला जो दुख कष्टों का जो प्रकाश था, वो उनसे छिपा हुआ था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की पाठिकाती वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी धुंधली धुंधली सी उसे एहसास होता था कि जीवन में इसके बाद कुछ कष्ट भी आने वाले हैं। माँ ने कहा, कवि कहता है कि माँ ने कहा, माँ ने क्या कहा कि पानी में झांककर, अपने पानी में देखकर अपने चेहरे पर खुश मत होना, अपने चेहरे पर मत खुश होना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए, आग पर, इस बात पर पानी में झांककर मतलब अपने रूप सौंदर्य पर देखकर कवि कहता है, माँ उसकी समझा रही है बेटी को शादी के समय, क्योंकि जो परंपरागत जो माँ होती है, परंपरागत जो माँ होती है वो क्या करती है कि परंपरागत जो माँ होती है वो बेटी को आदर्श होने का संकेत देती है। लेकिन जो आजकल की जो माँ है, वो जो लेखक की जो माँ है, वो क्या करती है, वो ये समझाना चाहती है कि क्या करना चाहती है, माँ समझाती है कि अपने वस्त्र और आभूषण पानी में जाकर, यानी शीशे में पानी में अपना रूप सौंदर्य देखा, उस पर खुश मत होना, खुश नहीं होना, क्योंकि आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, जलने के लिए नहीं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ आग मरने के लिए, जलकर मरने के लिए नहीं होती, बल्कि उस पर रोटियां सेकी जाती हैं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कवि कहता है जो वस्त्र और आभूषण है, जो वस्त्र आभूषण जो पहनकर तुम खुश होती हो, जैसे शब्दों के भ्रम में, लोगों को शब्दों में के भ्रम जाल में फंसाकर व्यक्ति क्या करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, ऐसे ही स्त्री के जो वस्त्र और आभूषण है वो जीवन का बंधन बन जाते हैं, स्त्री जीवन के लिए एक बंधन का कारण बन जाते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कभी कहता है कि माँ ने लड़की को समझाया, परंपरागत माँ से भिन्न है ये माँ, उन्होंने लड़की को समझाया कि लड़की जैसी मर्यादित होना, लड़की जैसी विनम्र होना, लड़की जैसी आदर्श वाली होना, लेकिन लड़की जैसी कोमलता मत दिखाना, यानी कोमल अबला मत बनना, बल्कि सबला बनना, यानी अत्याचारों का विरोध करना, अत्याचारों को चुपचाप सहन मत करना। और इस बात का ध्यान रखना कि आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, जलकर उनका विरोध करना चाहिए, करने की ताकत आनी चाहिए, ना कि उस पर जलकर मरने के लिए आग होती है। तो बच्चों, ये कविता बहुत ही छोटी है, माँ के बहुत ही इतना माँ के दुखों का और दर्द का आपको एहसास हो रहा होगा कि माँ को जब लड़की की शादी करते हैं तो कितना दुख होता है। सबसे ज़्यादा दुख होता है माँ को, उसे, क्योंकि इतना प्यार से उसे पाला, उसे, क्योंकि उसे अपने जीवन के अनुभव, कटु अनुभव पता है कि जीवन में क्या सच्चाई है, उसके बाद क्या दुख दर्द आने वाले हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को उन सब से बचाकर निकालना चाहती है। तो बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर से एक बार देखते हैं कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। ठीक है, तो आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा? हमारे विचार से माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना, कि लड़की जैसी, उसने जीवन के कटु अनुभवों को देखा है, अपने जीवन में की सच्चाई को देखा है, और उन अनुभवों को वो अपनी लड़की से शेयर करना चाहती है, लड़की से बांटना चाहती है कि जीवन की सच्चाई ये है कि लड़की जैसी कोमलता तो रखना, लेकिन ऐसा अबला बनकर मत जीना कि हर अत्याचारों को सहन करो, उसका विरोध ना करो। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज की में स्त्री की किस स्थिति को संकेत किया है? देखा जाता है कि समाज में आपने देखा होगा कि लड़कियों पर इतना अत्याचार किया जाता है, बहुओं पर इतना अत्याचार किया जाता है
वो मरने का मार्ग चुन लेती हैं। तो इसलिए उन्होंने माँ जो आज की ऋतुराज की जो माँ है, वो इसका विरोध करने के लिए, लड़की को साहसी बनाने के लिए, लड़की को अबला से सबला बनाने के लिए प्रेरित करती है। वो बताती है कि आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, जलकर मरा नहीं जाता। यही वो कहना चाहती है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? क्योंकि उसने, यही बार बार आ रहा है, क्योंकि उसने अपने जीवन के कटु अनुभवों से वो भली भांति परिचित है। उसे पता है जीवन की सच्चाई, जिसे वो लड़की जो थी वो उसे नहीं देख पा रही। उसे वस्त्र और आभूषण के धुंधले प्रकाश में वो आने वाले कष्टों की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। इसलिए वो माँ अपनी बेटी को बार बार सचेत कर रही है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कहना है, कभी कहता है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है, उसे शब्दबद्ध कीजिए। यानी इससे ऐसा लगता है कि लड़की जो है केवल वो जीवन की सच्चाई से अनभिज्ञ है। जीवन की सच्चाई उसे नहीं पता है। वो केवल वस्त्र और आभूषण और लोगों की जो अपने रूप सौंदर्य के जाल में फंसने वाली है। उसे ये नहीं पता कि जीवन की सच्चाई, वास्तविक सच्चाई क्या है। बेटे ये 4th क्वेश्चन है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, मोस्टली आता है 4th और 5th दोनों। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? कि उसने बचपन से अपनी पुत्री को बड़े लाड़ प्यार से पाला। और जैसे जैसे व्यक्ति क्या करता है, धन का संचय करता है और अचानक धन की चोरी हो जाती है तो उसे कितना कष्ट होता है। ऐसे ही उसने 20-25 साल अपनी बेटी को पाल कर बड़ा किया, यानी उसको सींचा, और वो उस संचित धन को वो दूसरे को दान में दे रही है। यानी ऐसा लगता है कि उसने जो पूंजी इकट्ठी की है, जो धन इकट्ठा किया, वो दूसरों को दान में दे रही है। तो इसलिए माँ को अपनी जो बेटी है वो अंतिम पूंजी लग रही थी। माँ ने बेटी को क्या क्या सीखा? माँ ने बेटी को क्या क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4th और 5th, कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। कौन कौन सी दी? कि वस्त्र और आभूषण क्या है? शब्दों के भ्रमों की तरह हैं, जो लोगों को आकर्षित करते हैं और व्यक्ति उनमें उलझ कर रह जाता है। लड़की जो है उसमें उलझ कर रह जाती है और जीवन की सच्चाई से अनभिज्ञ रह जाती है। दूसरा उन्होंने कहा, आग पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परेशानी कितनी भी आए, लेकिन आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, जलकर मरा नहीं जाता। यही जीवन की सच्चाई है। इसके अलावा उन्होंने समझाया कि जो लड़की है, कि लड़की जैसी कोमलता या मर्यादित होना या आदर्श बनाना अच्छी बात है। कि लड़की जैसी कोमलता लाना, मर्यादित रहना, मर्यादा के अंदर रहना, लेकिन अबला बनकर जो अत्याचार है उनको सहन नहीं करना, बल्कि सबला बनकर उनका विरोध करना आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उस पर अत्याचार किए जाएं और वो चुपचाप उन अत्याचारों को सहन करती है। तो यही बेटी को जो माँ है, जो बेटी को सीख दे रही है। तो अगला है, आपकी दृष्टि में कन्या, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात कहाँ तक उचित है? कभी कहता है कि क्या कन्या को दान देना, जो कहा है कन्यादान, क्या उचित है? नहीं, हमारी दृष्टि में, क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं है, जिसे एक हाथ से दूसरे हाथ में दे दिया जाए, बल्कि उसका भी अपना कोई व्यक्तित्व है। उसे भी पुरुष की भांति वर चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान देने की बात कहना उचित नहीं है, बल्कि वो एक वस्तु नहीं है, वो एक जीवित व्यक्ति है
जिसका अपना अस्तित्व है, अपना व्यक्तित्व है, अपनी इच्छाएं हैं, जो वो अपना जीवन में खुद अपना निर्णय लेने में सक्षम है, तो उसे भी पुरुष की भांति अधिकार मिलनी चाहिए। इसलिए हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान देने की बात कहना उचित नहीं। बस आपके 6 क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को मैं आपकी PDF भेजूंगी और इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी पे करेंगे। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जैसा कि आपने, लेकिन चैप्टर बहुत छोटा है, इजी है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं है। एक बार मैं दोबारा से आपको इसकी जल्दी में समरी बता देती हूँ कि किस तरीके से आया है। तो बच्चों, एक बार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपी में करोगे, ठीक है? ओके बच्चों, अब मैं एक बार और बता देती हूँ कि कविता में लिख रहा है कि माँ का जो दुख है वो कितना वास्तविक है जब वो अपनी लड़की को दान में देती है। लड़की जब वो शादी कर रही होती है तो माँ का दुख कितना वास्तविक है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जो पूंजी है, जो उसका धन है, यही धन था जो वो किसी को सारा धन दे रही है। धन देने के बाद जो कष्ट होता है, ऐसा उसे कष्ट होता है। और उसकी दृष्टि में लड़की अभी भोली वाली है, बड़ी नहीं हुई है, सयानी नहीं हुई है और जीवन की सच्चाइयों से अनभिज्ञ है। उसे लगता है शादी के बाद उसे सुख का एहसास तो होता है कि उसे वस्त्र आभूषण और नए नए लोग मिलेंगे जो उसका सम्मान करेंगे, लेकिन उसके बाद आने वाले दुखों से वो अनभिज्ञ है। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की। कवि कहता है कि जो धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, वह जो जीवन की सच्चाई है, उन आभूषण और वस्त्र आभूषण के ये धुंधले प्रकाश में उसे वो सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। जो आने वाले कष्ट हैं केवल उनको नहीं पड़ रही, वो केवल उनकी खुशियों को ही देख रही है, ना कि जीवन की सच्चाई को देख रही है। कवि कहता है कि जो माँ है वो समझाती है। माँ कहती है कि पानी में झांककर, बेटी से कहती है कि पानी में झांककर, यानी अपने रूप सौंदर्य पर को देखकर खुश नहीं होना, ये इस बात का ध्यान रखना है कि, और इस बात का भी कि जीवन में कितना भी कष्ट आए, अपने आप को आग में नहीं जलाना है, अपने आप को बर्बाद नहीं करना है। और इस बात का ध्यान रखना है, आग पर केवल रोटियां सेकी जाती हैं, स्वयं को जलाया नहीं जाता, स्वयं को नष्ट नहीं किया जाता, स्वयं को मृत्यु के मुख में नहीं डाला जाता। और इस बात का भी ध्यान रखना कि वस्त्र और आभूषण जैसे शब्दों के भ्रमजाल में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फांस लेता है, ऐसे ही वस्त्र और आभूषण के भ्रमजाल में लड़की फंस जाती है और जीवन के जो बंधनों में, यानी उन बंधनों में वह फंस जाती है और उनके चक्कर में वो अपने आने वाले दुखों से अनभिज्ञ रहती है। माँ ने कहा लड़की होना मगर लड़की जैसी दिखाई नहीं देती। अंत में कवि कहता है कि माँ ने लड़की को समझाया कि लड़की जैसी कोमलता, विनम्रता होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि अत्याचारों का विरोध ना करे। इसलिए लड़की को अबला ना बनकर सबला बनना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छी भी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो आप इसकी क्वेश्चन आंसर्स और ये करेंगे। जय हिंद बच्चों।